क्लाउड सेक्ट के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर मैं ब्लैक एबिस सिटी पहुंच गया, जो कानून से परे एक बदनाम नो मैन्स लैंड था। यह पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस का सबसे मशहूर अवैध क्षेत्र था, जहां हर तरफ लड़ाई झगड़े, हिंसा और गंदे सौदे होते थे। हवा तक में अपराध की बदबू खुली हुई थी। मैंने अपनी पीक गोल्डन कोर ऑनरा दबा दी और खुद को एक साधारण अमीर यंग मास्टर की तरह दिखाते हुए टूटा हुआ फोल्डिंग फैन झलते झलते सबसे बड़े अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में प्रवेश कर गया। वहां लोहे के पिंजरों में हर तरह के जीव कैद थे। कुछ रोग कल्टीवेटर्स थे जिनकी कल्टीवेशन नष्ट हो चुकी थी। कुछ हाफ डीमंस थे जिनके सिर पर लोमड़ी जैसे कान थे। और यहां तक कि ऐसे मॉर्टल किंगडम्स की राजकुमारियां भी थीं जिन्हें उनके राज्य नष्ट होने के बाद बेच दिया गया था, लेकिन उनमें एक चीज समान थी। सबको इतनी यातनाएं दी गई थीं कि उनकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नहीं, इनकी एप्टीट्यूड बहुत खराब है। एक भी डेस्टिन ट्रैश बनने लायक नहीं। मैं चलते हुए बार बार सिर हिलाता रहा। सिस्टम की शर्तें बहुत सख्त थीं। मैं किसी भी टूटे फूटे इंसान को नहीं चुन सकता था। उसे ऐसा डेस्टिन्ड प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए था जिसकी किस्मत बेहद दुखद हो, लेकिन कर्मा पोटेंशियल असाधारण हो। तभी जब मैं अपनी किस्मत किसी और जगह आजमाने के लिए मुड़ने वाला था, मुझे किसी की थूकने की आवाज सुनाई दी। कितनी बदकिस्मत औरत है! इसका डांटियन तो टूटा ही हुआ है, ऊपर से 9 नेदरबोन कोरोडिंग पॉइजन भी लगा है, जिसे टियर 3 एल्केमिस्ट भी नहीं ठीक कर सकता। पूरा शरीर बर्बाद हो चुका है, कहीं भी अच्छी त्वचा नहीं बची। इसे उठाकर मास ग्रेव में फेंक दो और जंगली कुत्तों को खिला दो। इसे रखना सिर्फ खाने की बर्बादी है। आगे स्लेव कैंप में एक मोटे और क्रूर चेहरे वाला स्लेव ड्राइवर एक फटी हुई चटाई में लिपटी नाजुक देह को कूड़े की तरह लात मारकर बदबूदार नाले की तरफ धकेल रहा था। मैंने बस यूं ही एक नजर उधर डाली और उसी क्षण मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम ने पहले कभी न सुनी गई तेज चेतावनी बजा दी। डिंग! हाई एनर्जी अलर्ट! हाई एनर्जी अलर्ट! सामने 10 मीटर की दूरी पर अत्यधिक उपयुक्त डेस्टिन ट्रैश टेम्पलेट पाया गया है। टारगेट इंफॉर्मेशन: नेम अज्ञात, हिडन आइडेंटिटी अपर रेल्म की 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स की नंबर 1 एम्प्रेस का री इनकारनेशन। बॉडी में केओस आइस डिवाइन बोन मौजूद है। वर्तमान स्थिति: डिवाइन बोन टूटी हुई, टैंटियन नष्ट, 9 नेदर पॉइजन से ग्रस्त, चेहरा बर्बाद, लाइफ फोर्स लगभग समाप्त, कर्मा लक वैल्यू अत्यंत निम्न, कर्मिक बॉन्ड पोटेंशियल एसएस रैंक। धत्त तेरे की! मैं वहीं ब्रेक लगाकर रुक गया। मेरी आंखें 2000 वॉट के सर्च लाइट की तरह चमक उठी। एक एम्प्रेस का रिनकारनेशन! ये तो सचमुच रास्ते में पड़ा हुआ खजाना मिल जाने जैसा था। अगर मैं इस भेड़ को भी निचोड़ लूं तो शायद सिस्टम को पूरी तरह गंजा कर दूंगा। बिना एक पल की भी देरी किए मैं एक ही कदम में आगे बढ़ा और उस गार्ड के हाथ पर सीधे पैर रख दिया, जो अभी सुचिंग हान को घसीटकर कुत्तों के आगे फेंकने वाला था। मुझे ये लड़की चाहिए। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। स्लेव ड्राइवर एक पल के लिए रुका, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ऐसे हंस पड़ा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। यंग मास्टर, आपकी पसंद तो बड़ी अलग है। इस औरत का चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और इसके शरीर से जहरीली गैस निकल रही है। क्या इसे खरीदकर खाद बनाओगे? फिर उसने तिरस्कार से कहा, यहां से निकलो, मेरे धंधे में दखल मत दो। ऐसे जहर वाली औरत को पास रखना ही बदकिस्मती है। गार्ड भी तलवार निकालकर मुझे भगाने ही वाला था कि तभी शू! मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी तक इस्तेमाल नहीं की, बस अपनी गोल्डन कोर ऑरा का बेहद छोटा सा दबाव छोड़ दिया। धड़ाम धड़ाम! गार्ड और स्लेव ड्राइवर पर मानो बिजली गिर गई। उनके पैर जवाब दे गए और वे सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। वे इतनी ताकत से झुके कि नीचे की नीली पत्थर की ईंटें तक टूट गईं। दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे माउंट टाई उनकी पीठ पर रख दिया गया हो। सीनियर, हमारी जान बख्श दीजिए! इस छोटे आदमी की आंखें थीं, लेकिन माउंट टाई को पहचान नहीं पाया। इसे ले जाइए, कृपया इसे मुफ्त में ले जाइए। एक पैसा भी नहीं चाहिए। स्लेव ड्राइवर डर के मारे पागलों की तरह सिर पटकने लगा। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस आराम से एक लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन उसके सिर पर फेंकी और बिना किसी घिन के झुककर बुरी तरह घायल सुचिंग हान को, जिसके शरीर से तेज बदबू आ रही थी और जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था, सीधे अपने कंधे पर उठा लिया। ईमानदार सौदा, किसी के साथ धोखा नहीं, मैंने सीटी बजाते हुए कहा और उस बुरी तरह घायल एम्प्रेस को कंधे पर लटकाकर
पूरे रौब के साथ ब्लैक अबिस सिटी से बाहर निकल गया। सॉलिटरी पीक लौटने के बाद जब मैंने सुचिंग हान को आंगन में आलू की पोरी की तरह जमीन पर फेंका तो जोरदार टक्कर के कारण गंभीर रूप से घायल सुचिंग हान ने दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों की एक पतली सी दरार खोली। उसकी हड्डियों तक को चीर देने वाला दर्द और उसकी लाइफ फोर्स को लगातार खत्म करता वह भयानक झेर दोनों मिलकर कभी 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स पर राज करने वाली उस बेमिसाल एम्प्रेस को बेहोशी की कगार पर पहुंचा चुके थे। मैं कहाँ हूं? क्या मेरी लाइफ फोर्स अभी खत्म नहीं हुई? उसकी एकमात्र सही सलामत आंख में घमंड और बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। वह असल में अपर रेल्म की सुप्रीम आइस एम्प्रेस थी, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद लोगों ने ही 4 महान डीमन वेनरेबल्स के साथ मिलकर उसे घेर लिया था। आखिर में उसके पास अपनी सोल पावर को जबरदस्ती जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उसकी रेमनेंट सोल का एक हिस्सा लोअर रेल्म में आकर इस बदकिस्मत लड़की के शरीर में समा गया। उसका इरादा इस जीवन में दोबारा कल्टीवेट करके अपर रेल्म लौटने और अपने दुश्मनों का सफाया करने का था, लेकिन उसे पता चला कि इस शरीर का डांटियन पूरी तरह टूट चुका है और ऊपर से यह ऐसे घातक झड़ से भी ग्रस्त है जिसे उसकी मौजूदा सोल पावर तक दबा नहीं सकती। ओए, अगर जाग गई हो तो मरी होने का नाटक बंद करो। उसके सिर के ऊपर से एक आलसी आवाज आई। सुचिंग हान ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाई और मुझे देखा। मैं रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ था, सस्ती चाय पी रहा था और अपने पैरों की उंगलियां खुजा रहा था। जैसे ही उसने मुझे साफ देखा, उसके दिल में गहरी घृणा और तिरस्कार भर गया। एक मॉर्टल? नहीं, इसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत हल्की सी लहर है, ज्यादा से ज्यादा ची कॉन्डेंसेशन स्टेज की एक छींटी। लोअर रियलम का ऐसा मामूली इंसान मुझ पर ऊपर से नजर डालने की हिम्मत करता है? अगर मैं अपने पिछले जीवन में होती तो ऐसा कमजोर आदमी मेरे महल के बाहर पहरा देने के लायक भी नहीं होता। सिर्फ एक नजर से मैं पूरी दुनिया मिटा सकती थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे बचाया? उसकी आवाज रेत घिसने जैसी भारी और कर्कश थी और उसमें ऐसी ठंडक थी जो लोगों को हजारों मील दूर रखते। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, और कौन बचाता? इस दयालु पीक मास्टर के अलावा कौन तुम्हें कचरे के ढेर से उठाता? फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी हड्डियों की बनावट कमाल की है, भले ही पूरी तरह टूटी हुई हो। तुम में टैलेंट है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझे अपना मास्टर बना लो। तुम्हें अपना मास्टर बनाऊं? सुचिंग हान एक पल के लिए जड़ हो गई और फिर मन ही मन बेहद घमंडी और तिरस्कार भरी हंसी हंस पड़ी। क्या मजाक है? मैं 9 हेवन एम्प्रेस, जिसके हर शिष्य ने इमॉर्टल किंग या ग्रेट एम्परर बनकर पूरे युग को दबा दिया, और तुम लोअर रियलम की ची कंडेंसेशन स्टेज वाली एक मामूली चींटी मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। फिर भी मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हो? अगर मेरी ताकत अभी इतनी न गिरी होती तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ में मिटा देती। उसने दांत भींचे और झर के दर्द को सहते हुए मुश्किल से 2 शब्द निकाले, सपने देखते रहो। वह झर से मरना पसंद करती, लेकिन किसी मॉर्टल चींटी के आगे सिर नहीं झुकाती, क्योंकि यह एक एम्प्रेस की सबसे बड़ी गरिमा का सवाल था। ओहो, बड़ा जिद्दी स्वभाव है। मैं हंस पड़ा। मुझे ऐसे सख्त लोग सबसे ज्यादा पसंद थे, क्योंकि बाद में उनका घमंड तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता था। उसके इनकार से मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैं जानता था कि इस घमंडी सुंदेरे एम्प्रेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे बिल्कुल गंभीरता से न लेना था। मैं रॉकिंग चेयर से उठा, आंगन के कोने में पड़े खरपतवार के ढेर तक गया और वहां से एक लो ग्रेट बड़ी पत्ती वाली जड़ी उखाड़ ली। वह स्प्रिट ग्रास भी नहीं थी, बस साधारण लोगों द्वारा खून रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम घास थी। फिर मैं वापस उसके पास आया और जैसे कोई गंदा कपड़ा फेंकता है, वैसे ही वह मिट्टी लगी साधारण घास उसके चोटों और धूल से भरे चेहरे पर फेंक दी। चेहरा साफ कर लो। ये घास प्यास भी बुझाती है और खून भी रोकती है। इसे खा लो। आज से तुम सॉलिटरी पीक की दूसरी शिष्या हो। मैंने पूरी तरह हुक्म चलाने वाले और बिना किसी बहस की गुंजाइश वाले अंदाज में फैसला सुना दिया। अपने चेहरे पर पड़ी उस मिट्टी लगी साधारण घास को महसूस करके सुचिंग हान को ऐसा अपमान महसूस हुआ जैसा उसने अपने दोनों जन्मों में कभी नहीं किया था। मैं एम्प्रेस इस घटिया घास की मोहताज हूं। तुमने इस कूड़े को मेरे चेहरे पर फेंकने की हिम्मत कैसे की? गुस्से से उसकी औरा बिखरने लगी और वह अपनी डिवाइन सोल की आखिरी बची ताकत तक जलाकर
मुझसे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी समय बिना किसी हैरानी के मेरे दिमाग में सिस्टम की वह परिचित स्वर्गीय यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग। होस्ट ने सफलतापूर्वक दूसरे शिष्य सुचिंग हान को एक हर्ब उपहार में दिया। बधाई हो होस्ट, आपने 9000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर कर दिया है। टिंग रिटर्न सक्सेसफुल। बधाई हो होस्ट, आपको डिवाइन ग्रेड इमॉर्टल हर्ब प्राप्त हुई है। 9 टर्न क्रिएशन इमॉर्टल हर्ब। मेरे सामने एक चमकता हुआ आदिम रहस्यमयी लोक का दृश्य उभर आया, जिसके बीचों बीच 9 टर्न क्रिएशन इमॉर्टल हर्ब मौजूद थी। ये इमॉर्टल डाउ की शुरुआत के समय पैदा हुई थी। इसकी हर एक पत्ती अपने अंदर पुनर्जन्म के एक पूरे चक्र की शक्ति समेटे हुए थी। इसे खाने वाला अपने शरीर को दोबारा बना सकता था, डिवाइन सोल को पूरी तरह ठीक कर सकता था, और यहां तक कि जिसके पास सिर्फ रेमनेंट सोल का एक छोटा सा अंश बचा हो, वह भी अपनी पीक स्टेट में लौट सकता था। 9 टर्न क्रिएशन, 9000 गुना क्रिटिकल रिटर्न सच में अपने नाम के लायक था। हालांकि मैं पहले से मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी इस इमॉर्टल हर्ब की लेवल देखकर दंग रह गया। इस दुनिया के हिसाब से यह चीज मॉर्टल और स्पिरिचुअल दोनों सीमाओं को पार कर चुकी थी। यह एक असली इमॉर्टल आर्टिफैक्ट थी। मैंने आंगन में रखे उस बड़े टूटे हुए लोहे के कड़ाहे की तरफ देखा, जिसका इस्तेमाल नहाने का पानी उबालने के लिए होता था, और बिना एक पल की हिचकिचाहट के उस इमॉर्टल हर्ब को, जिसके लिए 3 रेल्म्स में युद्ध छिड़ सकता था, सीधे उस कड़ाहे में फेंक दिया। फिर आराम से कुछ बाल्टियां पहाड़ी झरने का पानी भरकर डाली, नीचे आग जलाई और उसे उबालना शुरू कर दिया। अगर अपर रेल्म के वे पुराने राक्षसी स्तर के कल्टीवेटर्स यह नजारा देख लेते तो शायद वहीं पागल हो जाते। 9 टर्न क्रिएशन इमॉर्टल हर्ब से नहाने का पानी उबालना, यह सचमुच सूरज को टेबल लैंप की तरह इस्तेमाल करने जैसा था। हेवनली ट्रेजर की बर्बादी की भी एक हद होती है। आधे घंटे बाद कड़ाहे का पानी गाढ़े सुनहरे रंग के तरल में बदल चुका था, जो एम्बर जैसा दिख रहा था, और उससे ऐसी खुशबू निकल रही थी कि कोई भी मदहोश हो जाए। मैंने अपने कपड़े उतारे और सीधे उसमें छलांग लगा दी। वाह, मजा आ गया। क्रिएशन पावर की असीम ऊर्जा मेरे रोम छिद्रों से होती हुई पागलों की तरह मेरे पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। मेरी कल्टीवेशन, जो पहले ही गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर पहुंच चुकी थी, इस पल बेकाबू जंगली घोड़े की तरह आगे बढ़ने लगी। नासेंट सोल स्टेज, सोल फॉर्मेशन स्टेज, वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म, सफलता। उसी पल मेरी ऑरा मानो पूरे सॉलिटरी पीक और यहां तक कि आसमान और धरती के साथ एक हो गई। मेरी डिवाइन सेंस चारों तरफ फैल गई। 10,000 मील के दायरे में हवा और घास की हल्की सी हलचल तक मेरी नजरों के सामने साफ थी। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म, लोअर रेल्म में यह पहले से ही दंतकथाओं वाला स्तर था। इतनी ताकत वाला इंसान अकेले एक बड़ा सेक्ट बना सकता था और एंसेस्टर की तरह पूजा जाता था। मैंने हाथ हिलाया और शरीर से निकली सारी अशुद्धियों को मिटा दिया। फिर कड़ाहे में बची आधी सुनहरी दवा की तरफ देखा, थोड़ा सोचा और एक बड़ा कटोरा भर लिया। उसके बाद नंगे सीने के साथ मैं सुचिंग हान के पास पहुंचा, जो लाइफ फोर्स खोने के बिल्कुल किनारे पर थी। इस समय उसका नाजुक शरीर लगातार कांप रहा था। उसके चेहरे पर फैली काली ऊर्जा उसकी भौहों तक पहुंच चुकी थी। उसकी घमंडी आंखों में अब निराशा भर चुकी थी, और उसकी सोल फायर इतनी कमजोर हो गई थी कि किसी भी पल बुझ सकती थी। क्या मैं सच में इस बंजर और पिछड़ी जगह पर मरने वाली हूं? सोचिंग हान के दिल में गहरा दुख भर गया। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका बदला अब भी बाकी था। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था, उनसे हिसाब अभी चुकाना बाकी था। तभी उसके होंठों के पास एक कटोरा लाया गया, जिसमें सुनहरे रंग का तरल भरा था, और उससे एक अजीब लेकिन गर्माहट भरी ऑरा निकल रही थी। लो, इसे पी लो, मैंने कहा। लगभग यह बोल ही दिया था कि यह मेरा नहाने का पानी है। उस तरल से निकलती ऑरा को सूंघते ही सूचिंग हान का शरीर पूरी तरह कांप उठा। उसकी लगभग बुझ चुकी आंखें अचानक सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। 9 हेवंस एम्प्रेस रह चुकी सुचिंग हान का ज्ञान कितना विशाल था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये ओनरा, क्या यह लेजेंडरी इमॉर्टल स्पिरिट ची है? नहीं, यह तो इमॉर्टल स्पिरिट ची से भी ज्यादा शुद्ध और ऊंचे स्तर की है। अपने पिछले जीवन में एम्परर पाथ पर लड़ते समय उसने एक बार एक क्षतिग्रस्त इमॉर्टल हर्ब देखी थी, लेकिन उसकी ऑरा भी इस कटोरे में भरे तरल की 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं थी। यह कैसे संभव है?
लोअर रेल्म का कोई इंसान ऐसी हेवन डिफाइंग डिवाइन ऑब्जेक्ट कैसे रख सकता है? तभी उसे अचानक कुछ याद आया। रुको, अभी आंगन में जो कड़ाहा आग पर चढ़ा हुआ था, क्या उसमें भी यही चीज उबल रही थी? सुचिंग हान स्वाभाविक रूप से मना करना चाहती थी। आखिर वह एक एम्प्रेस थी। वह किसी अजनबी आदमी के हाथ से यूं ही कुछ कैसे पी सकती थी? लेकिन उस तरल में मौजूद आकर्षण इतना जबरदस्त था कि उसकी डिवाइन सोल तक लालच से गरज उठी। इतनी देर किस बात की कर रही हो? मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने सीधे सुचिंग हान की ठोड़ी पकड़ ली और बिना उसकी इजाजत के पूरा कटोरा उसके मुंह में उड़ेल दिया। कटक। जैसे ही वह तरल उसके गले से नीचे उतरा, उसे लगा मानो उसके दिमाग में एक साथ 10,000 सितारे फट पड़े हों। शू। अपर रेल्म के महान शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा उसके शरीर में छोड़ा गया 9 नेदर पॉइजन, जो उसकी हड्डियों से चिपका हुआ था, क्रिएशन इमॉर्टल लिक्विड के संपर्क में आते ही ऐसे पिघलने लगा जैसे बर्फ तपते सूरज के सामने रख दी गई हो। उसे संघर्ष करने का मौका तक नहीं मिला और वह पूरी तरह साफ हो गया। इतना ही नहीं, उसका डांटियन जो पूरी तरह चूर चूर हो चुका था, इमॉर्टल लिक्विड की शक्ति से पागलों की तरह दोबारा बनने लगा। उसके शरीर के अंदर 9 रंगों की बिजली से घिरा हुआ एक बिल्कुल नया डंटियन धीरे धीरे आकार लेने लगा। यहां तक कि उसकी अधूरी एम्प्रेस सोल भी इस पल पूरी तरह ठीक हो गई। उसके चेहरे पर मौजूद सारे निशान आंखों से दिखने वाली रफ्तार से गायब होने लगे और उनकी जगह ऐसी खूबसूरती ने ले ली जो स्वर्ग और धरती दोनों को फीका कर दे। उसकी त्वचा बर्फ जैसी चमकने लगी और हल्की हल्की लॉ चेन्स उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। ये कैसे हो सकता है? सुचिंग हान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास के साथ अपने अंदर उमड़ती समुद्र जैसी विशाल लाइफ फोर्स को महसूस किया। इतना ही नहीं, उसकी नींव उसके पिछले जीवन की तुलना में 100 गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। सिर्फ इस एक कटोरे दवा को पीकर न सिर्फ वह मौत के मुंह से वापस आ गई थी, बल्कि उसे ऐसी हेवन डिफाइंग फॉर्च्यून मिली थी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था। ये कोई इमॉर्टल मेडिसिन नहीं है, ये तो असली इमॉर्टल लिक्विड है। ऐसी निषिद्ध चीज जिसके लिए इमॉर्टल किंग्स तक सिर झुकाकर लड़ पड़े। सुचिंगहन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जर्जर आंगन के बीचों बीच देखा। मैं पता नहीं कब वापस अपनी रॉकिंग चेयर पर लेट चुका था। मेरे पैर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और मैं हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहा था। मैं बिल्कुल एक आलसी गांव के लड़के जैसा लग रहा था। लेकिन इस समय सुचिंगहान की आंखों में वह दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। मेरी वह साधारण सी दिखने वाली परछाई अनंत ऊंची और अथाह गहरी हो गई थी। मानो मैं कोई इंसान नहीं बल्कि समय के अंत में बैठा हुआ एक सुप्रीम इटर्नल सॉवरेन हूं जो सभी जीवों को नीचे देख रहा है, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स को ऐसे बांट रहा है जैसे वे कोई मामूली चीज हों, और इमॉर्टल हर्ब्स को नहाने के पानी में उबालने जैसी हरकत को भी कोई महत्व नहीं देता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोअर रेल्म का इंसान है ही नहीं? क्या वह इमॉर्टल दाओ का कोई प्राचीन महान अस्तित्व है जो मॉर्टल वर्ल्ड में खेल खेल रहा है? सुचिंगहान को कुछ ही पल पहले वाला अपना तथाकथित एम्प्रेस वाला घमंड याद आया और शर्म से उसका चेहरा जलने लगा। ऐसे अस्तित्व के सामने उसकी एम्प्रेस वाली पहचान की आखिर क्या औकात थी? शायद उसे चाय परोसने और पानी डालने का मौका मिल जाना भी 3 जन्मों की कमाई हुई किस्मत माना जाता। क्या मास्टर सच में इमॉर्टल डाओ के किसी छिपे हुए महान अस्तित्व हैं? सुचिंग हान के दिल में अब घमंड का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखें श्रद्धा और दीवानगी से भर गईं और धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर गई, जबकि मैं रॉकिंग चेयर पर खर्राटे ले रहा था। आपकी अयोग्य शिष्या सुचिंग हान मास्टर को प्रणाम करती है और मुझे नई जिंदगी देने तथा दोबारा जन्म देने की कृपा के लिए धन्यवाद देती है। यह प्रणाम उसने पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया था। सॉलिटरी पीक पर कुछ समय तक शांति बनी रही। सुचिंगहान जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही और उठने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वह अपने शरीर में मौजूद क्रिएशन पावर को स्थिर करने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ याचन खड़ा होकर इस अचानक बेहद खूबसूरत बन चुकी दूसरी जूनियर सिस्टर को उत्सुकता से देख रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। शू। बिना किसी चेतावनी के जो आसमान अभी कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था, वह अचानक स्याही की तरह काला हो गया। आसमान में घूमते हुए डेमोनिक क्लाउड्स उमड़ पड़े और नीचे दबाव बनाने लगे।
उन बादलों के भीतर अनगिनत दुखी और प्रतिशोध से भरी आत्माएं चीख रही थीं। एक भयानक डेमोनिक ऑरा पूरे एज्योर क्लाउड सेक्ट को ढक चुकी थी। लू चांग, बाहर निकल और अपनी मौत स्वीकार कर, हत्या की नीयत से भरी एक आवाज गड़गड़ाते आसमान की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। एज्योर क्लाउड सेक्ट के मेन पीक पर मौजूद घबराए हुए शिष्यों ने ऊपर देखा और 3 रहस्यमयी काले कपड़ों में लिपटे लोगों को हवा में खड़ा पाया। उनके चोगों पर खून जैसे लाल रंग की आंखें बनी हुई थीं और उनके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि लोगों के दिलों में निराशा भर गई। सोल फॉर्मेशन रेल्म कल्टिवेटर्स, ग्रेट एल्डर का शरीर उस दबाव से जकड़ गया। डर के मारे उसकी आत्मा तक कांप गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। 10,000 मील के दायरे में सोल फॉर्मेशन रेल्म को असली देवता माना जाता था। सिर्फ एक विचार से वे पूरे राज्य को मिटा सकते थे। महोदय, एज्योर क्लाउड सेक्ट में आपका स्वागत है। सेक्ट मास्टर जिया वूजी डर से कांपते हुए हवा में उड़कर ऊपर पहुंचा। उसका शरीर झींगे की तरह झुक गया था और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। सबसे आगे खड़े डेमोनिक सेक्ट असासिन ने ठंडी फुंकार भरी और अपने हाथ में एक चित्र निकाला। उस चित्र में बनी लड़की कोई और नहीं बल्कि सुचिंग हान थी। मैं अपर रेल्म के नेदर डेमोनिक सेक्ट का एनफोर्सर हूं। मुझे इस औरत का पीछा करने का आदेश मिला है। यह 9 नेदर पॉइजन से ग्रस्त है और यहीं छिपी हुई है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसे तुरंत हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज तुम्हारे अज्योर क्लाउड सेक्ट में एक मुर्गा और कुत्ता तक जिंदा नहीं बचेगा। चौ वूजी बुरी तरह कांप उठा जब उसने देखा कि चित्र में बनी लड़की वही है जिसे मैं कल वापस लाया था, तो उसकी आंखों में जहरीली चमक उभर आई। अपर रेल्म का डेमोनिक सेक्ट, सोल फॉर्मेशन रेल्म के शक्तिशाली कल्टिवेटर्स, यह तो बहुत बड़ा सहारा था। वह अभी तक इस बात से परेशान था कि मुझे कैसे खत्म करे। मैं उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था, लेकिन अब मैं खुद ही मुसीबत लेकर आ गया था और अपर रेल्म की इतनी भयानक ताकत को अपनी ओर खींच लाया था। उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। जिया वूजी तुरंत चापलूसी भरे चेहरे के साथ सॉलिटरी पीक की तरफ इशारा करते हुए बोला, वह डीमनस वहीं छिपी हुई है। उसे हमारे सेक्ट के गद्दार लू चंग ने छुपा रखा है। मैं तो पहले से ही उसे सजा देने की तैयारी कर रहा था। अगर महाराज उसे चाहते हैं तो यह तुच्छ व्यक्ति कुत्ते और घोड़े की तरह आपकी सेवा करने को तैयार है। इतना कहकर जिया वूजी का चेहरा तुरंत बेहद खतरनाक हो गया। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी आवाज पूरे सेक्ट में गूंजा दी। सभी एल्डर्स मेरी आज्ञा सुने। सेक्ट गार्डियन ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय करो। स्पिरिट लॉकिंग अरे चालू करो। सॉलिटरी पीक को पूरी तरह सील कर दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लू चांग ने डीमोनेस के साथ मिलकर सेक्ट के खिलाफ साजिश की है। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा। तम एज्योर क्लाउड सेक्ट का गार्डियन अरे तुरंत सक्रिय हो गया। एक विशाल पारदर्शी बैरियर ने सॉलिटरी पीक को चारों तरफ से घेर लिया। चाओ वूजी और एल्डर्स का झुंड ऐसे सॉलिटरी पीक की ओर बढ़ा जैसे लोमड़ियां शेरों के पीछे चल रही हों। सॉलिटरी पीक के आंगन में या चेन ने अचानक अपनी पीठ से टूटी हुई लोहे की तलवार निकाल ली। मास्टर, दुश्मन आ गए हैं। उसका एंशियंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी खून की तरह उबल रहा था और लड़ाई के लिए तैयार था। हालांकि उसकी कल्टीवेशन अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी सोल फॉर्मेशन रेल्म एसेसिन्स का सामना करते समय उसे पहाड़ जैसा दबाव महसूस हो रहा था। लू चांग, बाहर निकल और अपनी मौत स्वीकार कर। जिया वूजी की आवाज हवा में गूंज उठी। अगले ही पल तीनों काले कपड़ों वाले डेमोनिक कल्चरेटर्स आसमान को चीरते हुए सीधे आंगन में आ गिरे। थम 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 उनकी लैंडिंग से निकली शॉक वेव ने आंगन की दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। डेमोनेस, तो तुम सच में यहीं हो? सबसे आगे वाले डेमोनिक असैसिन ने सुचिंग हान पर लालच भरी नजर डाली और फिर क्रूर मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करके झर हटाया है, लेकिन आज तुम्हारी जान मेरी है। जिया वूजी एक तरफ खड़ा होकर व्यंग्य से मुस्कुराया और चापलूसी करते हुए बोला, महाराज, वह जो कुर्सी पर लेटा हुआ है वही लू चांग है। उसने आपकी इच्छा का विरोध करने की हिम्मत की है। उसे 10,000 बार मरना चाहिए। या चेन और सुचिंग हान ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना एक पल गंवाए दोनों एक साथ आगे बढ़े और मजबूती से उस रॉकिंग चेयर के सामने खड़े हो गए जो अभी भी धीरे धीरे झूल रही थी। अगर मेरे मास्टर को छूना है
तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। या चेन गुस्से से दहाड़ा। उसके एंशियंट डेजोलेट सेक्रेट बॉडी का ब्लड ची आसमान की ओर उड़ते विशाल ड्रैगन जैसा उठने लगा। कुछ मामूली डेमोनिक कुत्ते, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। सुचिंग हान के शरीर से चारों ओर बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। उसकी आंखों में एम्प्रेस की दबदबे भरी ऑरा उभरने लगी। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाला लड़का और एक लड़की जो अभी अभी ठीक हुई है। सबसे आगे वाला असैसिन जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। क्या मजाक है? चूंकि तुम दोनों मरना चाहते हो तो पहले तुम्हें रास्ते से हटाता हूं, फिर आराम से तुम्हारे उस पीक मास्टर को यातना दूंगा। सोल फॉर्मेशन धर्मा आइडल, नेदरवर्ल्ड गोस्ट हैंड। गड़गड़ आसमान फट गया और उसके भीतर एक विशाल काला छेद दिखाई दिया। उस छेद से 100 जंग चौड़ा एक भयानक घोस्ट हैंड बाहर निकला। वह अनगिनत काली डेमोनिक फ्लेम्स से घिरा हुआ था और उसके अंदर ऐसी ताकत थी जो स्पेस को भी कुचल सकती थी। उसके नीचे आते ही जमीन धंसने लगी। सब खत्म हो गया, जिया वूजी पागलों की तरह चिल्लाया। उसका चेहरा उत्साह और पागलपन से भर चुका था। डेमोनिक असैसिन ने क्रूर मुस्कान के साथ अपने सोल फॉर्मेशन धर्मा आइडल का विशाल हाथ सॉलिटरी पीक की तरफ बढ़ाया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी समय जब वह स्याह काला और डरावना विशाल हाथ झोपड़ी की छत को छूने ही वाला था, तब तक बिल्कुल शांत पड़ी रॉकिंग चेयर से एक हल्की सी चर्र की आवाज आई। जो इंसान अब तक आराम से झपकी ले रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वे कैसी आंखें थीं? इतनी गहरी मानो उनके भीतर प्राचीन आकाश गंगाएं समाई हों, फिर भी इतनी शांत जैसे कोई अंतहीन और मृत अंधी खाई हो। मैंने आसमान को ढक रहे उस विशाल काले हाथ की तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस दोपहर की नींद में खलल पड़ने की हल्की सी झुंझलाहट थी। मजा आ गया? मैंने सपाट आवाज में कहा और आसमान की तरफ एक उंगली बढ़ाकर हल्का सा इशारा किया। मेरी आवाज में 3 हिस्से आलस और 7 हिस्से अधीरता थी, जो धीरे धीरे पूरे आसमान में गूंज उठी। अगले ही पल मैंने अपनी लंबी और कोरी तर्जनी उंगली उठाई और उसे ऐसे नीचे की तरफ घुमाया जैसे किसी धूल के कण को साफ कर रहा हूं। उस 100 जांग चौड़े पहाड़ जैसे विशाल गोस्ट हैंड की तरफ किया गया वह इशारा पूरी तरह लापरवाही भरा था। उसमें न कोई आसमान हिला देने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी थी और न ही कोई चमकदार डिवाइन लाइट। लेकिन जैसे ही मेरी उंगली हवा में फिसली, सभी लोगों की आत्मा की गहराइयों में कांच टूटने जैसी एक साफ आवाज गूंज उठी। तीनों सोल फॉर्मेशन असैसिन्स, जियाओ वूजी और एज्योर क्लाउड सेक्ट के हजारों शिष्यों की डरी हुई आंखों के सामने वह सोल फॉर्मेशन दार्मा आइडल, जो अनगिनत नेदरवर्ल्ड डेमोनिक फ्लेम्स से घिरा हुआ था, अचानक बीच से 2 हिस्सों में कट गया, जैसे किसी अदृश्य हेवन ओपनिंग डिवाइन ब्लेड ने उसे चीर दिया हो। अगले ही पल धमाके के साथ वह काले चमकते कणों में बदल गया और साबुन के बुलबुले की तरह पूरी तरह मिट गया। क्या? सबसे आगे वाले डेमोनिक सेक्ट असैसिन के चेहरे पर मौजूद क्रूर मुस्कान वहीं जम गई। उसकी पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जितनी छोटी हो गईं। धर्मा आइडल टूटते ही भयानक बैकलैश उसकी ओर ऐसे लौटा जैसे उलटी दिशा में आती सुनामी हो। उसका शरीर जोर से कांपा, औरा बिखर गई और वह हवा में टूटी पतंग की तरह उछलता हुआ लगभग सिर के बल गिर पड़ा। तुमने क्या किया? मेरा सोल फॉर्मेशन धर्मा आइडल एक उंगली से कैसे नष्ट हो सकता है? असैसिन लीडर की आवाज डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में छिपा हुआ आतंक साफ दिखाई दे रहा था। वह सोल फॉर्मेशन रेल्म का धर्मा आइडल था। यहां तक कि लेट सोल फॉर्मेशन रेल्म का कोई शक्तिशाली कल्टीवेटर भी उसे इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि रॉकिंग चेयर पर लेटा यह आदमी आखिर कौन सी भयानक शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शोर मचा रहे हो। मैं धीरे धीरे रॉकिंग चेयर से उठ खड़ा हुआ। मैंने आलस से कमर सीधी की। मेरी हड्डियों से भुने हुए चनों के फूटने जैसी आवाजें आने लगीं और उसी पल थम, मेरे शरीर से ऐसी भयानक शक्ति फूटी जिसने इस दुनिया के नियमों की सीमा तक तोड़ दी। ऐसा लगा जैसे अरबों युगों की नींद से कोई आदिम देवता जाग गया हो। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म। यह दबाव इतना डरावना था कि उसने वास्तविक रूप ले लिया। सॉलिटरी पीक उसके केंद्र में था। 1,00,000 मीटर के दायरे का पूरा आसमान पल भर में गहरे सुनहरे रंग में बदल गया। हेवनली डेव लॉज तक इस शक्ति के सामने कांपने लगे।
आसमान में भरे सारे डीमनिक क्लाउड्स ऐसे गायब हो गए जैसे तपते सूरज के सामने बर्फ रख दी गई हो। वे आधा सेकंड भी नहीं टिक पाए और शॉकवेव ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। थम थम थम। एज्योर क्लाउड सेक्ट का गार्डियन ग्रैंड फॉर्मेशन स्पिरिट लॉकिंग अरे, जो दावा करता था कि वह पीक सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के हमलों को रोक सकता है, इस दबाव के सामने गीले कागज से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके ऊपर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं और अगले ही पल वह पूरी तरह टूट गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जैसे ही दबाव नीचे उतरा, अज्योर क्लाउड सेक्ट की 72 चोटियां, हजारों आउटर और इनर डिसाइपल्स, यहां तक कि वे एल्डर्स भी जो खुद को बहुत महान समझते थे, सबके पैर जवाब दे गए और वे एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी हड्डियां कराह रही थीं, आत्माएं कांप रही थीं, मानो उनकी पीठ पर 1 लाख आदिम डिवाइन माउंटेन्स रख दिए गए हों। उनके लिए एक उंगली उठाना तक नामुमकिन हो गया। और सॉलिटरी पीक के आंगन के ठीक ऊपर, इस दबाव के सबसे केंद्र में मौजूद वे तीनों घमंडी नेदरवर्ल्ड डेमोनिक सेक्ट असैसिन्स चीखने तक का मौका नहीं पा सके। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म की इस दबाव भरी शक्ति ने उन्हें हवा से ऐसे पटक दिया जैसे मक्खियों को दीवार पर मार दिया गया हो। गड़गड़ाहट के साथ जमीन फट गई और वहां कई झांग गहरे 3 विशाल गड्ढे बन गए। तीनों सोल फॉर्मेशन असासिन्स इस समय बिल्कुल उन मक्खियों जैसे दिख रहे थे जिन्हें किसी ने जोर से पटक दिया हो। उनके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी थी, ऑरा बिखर चुकी थी और हालत बेहद दयनीय थी। वी वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म। असैसिन लीडर गड्ढे के नीचे पड़ा हुआ था। डर के मारे उसकी आंखों की नसें फटने लगी थीं, आंखों के कोने चिढ़ गए थे और उसका चेहरा खून से भर गया था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ अंतहीन निराशा बची थी। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। लोअर रेल्म के लॉज अधूरे हैं। यहां अधिकतम सोल फॉर्मेशन रेल्म तक ही पहुंचा जा सकता है। तुमने इस प्लेन की सीमा कैसे तोड़ दी और वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म में कैसे पहुंच गए? तुम आखिर हो कौन? तुम किसी भी हालत में लोअर रेल्म के मॉर्टल नहीं हो सकते। वह पूरी तरह टूट चुका था। नेदरवर्ल्ड डेमोनिक सेक्ट लोअर रेल्म में इसलिए राज करता था क्योंकि उनके पास सोल फॉर्मेशन रेल्म के शक्तिशाली लोग थे। लेकिन वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म के ऐसे सुप्रीम जायंट के सामने तो तीनों असैसिन्स क्या, पूरा नेदरवर्ल्ड डेमोनिक सेक्ट भी कुछ नहीं था। सामने वाला उन्हें एक उंगली से कुचल सकता था। दूसरी तरफ सुचिंग हान का नाजुक शरीर भी कांप रहा था। वह अपने पिछले जीवन में 9 हेवन एम्प्रेस रह चुकी थी और पहले ही समझ चुकी थी कि मेरी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन जब मैंने वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म का यह दबाव छोड़ा, तब भी उसकी पूरी दुनिया हिल गई। शब्दों का नियम बन जाना, दबाव का वास्तविक रूप ले लेना। लॉज पर इस स्तर का नियंत्रण अपर रेल्म में भी किसी एब्सोल्यूट ओवरलॉर्ड का ही हो सकता था। अब सुचिंगहन की आंखों में मेरे लिए सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, बल्कि एक अंधभक्त जैसी दीवानगी थी। लेकिन इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा निराश और भयभीत इंसान निस्संदेह सेक्ट मास्टर जाओवूजी था। धड़ाम। जाओवूजी सीधे मेरे पैरों के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कपड़े ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। उसका साहस पूरी तरह टूट चुका था। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई थी। उसे कुछ ही पल पहले की अपनी हरकतें याद आने लगीं, जब वह मुझे दबाने, अपमानित करने और संख्या के बल पर कुचलने की कोशिश कर रहा था। जियावूजी इस समय खुद को 10,000 थप्पड़ मारने की इच्छा कर रहा था। वह सच में लोगों को साथ लेकर और सेक्ट गार्डियन अरे को सक्रिय करके एक वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म एंसेस्टर से निपटने आ गया था। यह ऐसा ही था जैसे कोई बार बार खुद अपनी मर्जी से खाई के किनारे जाकर कूदने की कोशिश करे। माफ कर दीजिए मास्टर लू। नहीं नहीं, एंसेस्टर लू, ग्रैंडपा लू। जियावूजी पागलों की तरह टूटे हुए पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगा। उसके माथे से खून बहने लगा और सिर की चमड़ी तक फट गई। मुझे मजबूर किया गया था। वे डेमोनिक सेक्ट वाले तीनों लोग मुझे मजबूर कर रहे थे। मैं सेक्ट के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। आपके लिए मेरा सम्मान तो अंतहीन नदी की तरह बहता है। कृपया मुझे एक मामूली इंसान समझकर छोड़ दीजिए। मजबूर? मैंने ऊपर से उसकी तरफ देखा। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी और भावहीन मुस्कान उभरी। लोगों को लेकर मेरे सॉलिटरी पीक को घेरना, इसे तुम मजबूरी कहते हो? उसी पल मेरी उंगली से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। एक सोल फॉर्मेशन रियलम ऑलमाइटी का शरीर और उसकी लगभग अमर नासेंट सोल उस सुनहरी रोशनी के संपर्क में आते ही ऐसे जलकर राख हो गई जैसे तेज आग में कागज जल जाता है।
हवा चली और उनकी राख बिखर गई। उनकी आत्मा तक पूरी तरह मिट चुकी थी, यहां तक कि पुनर्जन्म लेने का अधिकार भी उनसे छिन गया। सन्नाटा, पूरी तरह मौत जैसा सन्नाटा। एज्योर क्लाउड सेक्ट के सभी एल्डर्स यह दृश्य देखकर इतने डर गए कि उनके शरीर पर से नियंत्रण खत्म हो गया। उनके दांत बेकाबू होकर बजने लगे। 3 सोल फॉर्मेशन ऑलमाइटीज को यूं ही मिटा देना, क्या यह इंसान अभी भी इंसान था? यह दृश्य देखकर ज्याओ वूजी पूरी तरह टूट गया। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो गई। उसे समझ आ गया कि दया की भीख मांगना बेकार है, इसलिए उसने भागने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक सक्रिय करने की कोशिश की। जब तुम्हें अपर रेल्म के उन कुत्तों का पालतू बनना इतना पसंद है, मेरी सपाट आवाज उसके कानों में मौत के फैसले की तरह गूंजी, तो नीचे जाकर हमेशा के लिए कुत्ता ही बने रहना। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक थप्पड़ मार दिया। थम। स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक विशाल सुनहरा हथेली का निशान, जो दुनिया को तबाह कर देने वाली शक्ति लिए हुए था, आसमान से गिर पड़ा। नहीं, जियावूजी ने पूरी निराशा से भरी चीख निकाली। थम। पूरे सेक्ट में एक भारी धमाका गूंज उठा। एज्योर क्लाउड सेक्ट का पीक गोल्डन कोर सेक्ट मास्टर जियावूजी जरा सा भी विरोध नहीं कर पाया। वह सीधे कई दर्जन मीटर जमीन के अंदर दबा दिया गया। जहां वह खड़ा था वहां सिर्फ एक विशाल हथेली का निशान बचा था, और उस निशान के बीच में सिर्फ मांस और खून का एक धब्बा बचा था, जिसे देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता था कि वह कभी इंसान था। निर्णायक वार, बिल्कुल बेरहम, पूरी तरह निर्मम। पूरे इलाके में फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ ठंडी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। एक पीढ़ी का सेक्ट मास्टर ऐसे मर गया जैसे किसी ने चलते चलते एक कीड़े को कुचल दिया हो। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी, जैसे अभी कुछ खास किया ही ना हो। फिर मैंने बाहर घुटनों के बल कांपते एल्डर्स की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी गहरी आंखें मानो अनंत शून्य को चीरती हुई 9 हेवंस के ऊपर कहीं देख रही थीं। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। काफी देर से देख रहे हो सेक्रेड लैंड वाले दोस्त, अब बाहर आने का इरादा है या नहीं? गड़गड़। मेरी बात खत्म होते ही 9 हेवंस के ऊपर का शांत आसमान फिर से उथल पुथल करने लगा। बादल ऐसे फट गए जैसे किसी प्राचीन दैत्य ने कुल्हाड़ी से उन्हें चीर दिया हो। आसमान में बने उस दरार से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी डिवाइन लाइट नीचे बरसने लगी। उसके साथ इमॉर्टल म्यूजिक की आवाजें गूंजने लगीं और आकाश में ड्रैगन और फीनिक्स की परछाइयां घूमने लगीं। उस डिवाइन लाइट के अंत में वॉइड से एक शानदार जेट कार्रिज धीरे धीरे बाहर आई। उसे 9 प्योर ब्लड गोल्डन आइड जेड लायंस खींच रहे थे। जेड कार्रिज के ऊपर 9 हेवन सेक्रेड लैंड का सफेद और सुनहरे किनारों वाला चोगा पहने एक प्रभावशाली मध्य वय का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक सुनहरा इंपीरियल डिक्री था जो असीम डिवाइन माइट फैला रहा था। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई इमॉर्टल गॉड मॉर्टल वर्ल्ड का निरीक्षण करने आया हो। उसके आसपास की स्पेस तक उसकी मौजूदगी से हल्की विकृत हो रही थी। हालांकि उसकी ऑरा मेरी तरह असामान्य नहीं थी, लेकिन उसमें पीक सोल फॉर्मेशन रियलम का दबाव साफ महसूस हो रहा था। यह 9 हेवन सेक्रेड लैंड का एनवॉय था। वह पूरे समय बादलों के ऊपर छिपा हुआ था और उसने अपनी आंखों से मुझे डेमोनिक सेक्ट असासिन्स और जिया वूजी को खत्म करते देखा था। हालांकि मेरी शक्ति देखकर उसके दिल में भी डर पैदा हुआ था, लेकिन वह 9 हेवन सेक्रेड लैंड से था। उसके हाथ में ईस्टर्न वाइल्डनेस के नंबर 1 जीनियस 9 हेवन डिवाइन संचू त्यानश्याओ का व्यक्तिगत डिक्री था। पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस में 9 हेवन सेक्रेड लैंड सर्वोच्च शासक था। उसके हिसाब से चाहे मैं कितना भी छिपा हुआ ओल्ड मॉन्स्टर क्यों ना हूं, सेक्रेड लैंड का डिक्री देखकर मुझे घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा। सेक्रेड लैंड एनवॉय ने सॉलिटरी पीक की तरफ देखा और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी उसकी आवाज पूरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसके स्वर में घमंड साफ झलक रहा था। एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के पीक मास्टर होकर भी तुमने अपने ही सेक्ट मास्टर पर हमला करने की हिम्मत की। यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं डिवाइन संचु त्यानश्याओ के आदेश से यहां आया हूं और उनके डिक्री को लेकर आया हूं। चूतियनशाओ का नाम सुनते ही मेरे पीछे खड़े याचन की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। धम्म। उसके एंशिएंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी के अंदर का ब्लड ची बेकाबू होकर फूट पड़ा। उसके नाखून हथेलियों में धंस गए और खून की बूंदें टपकने लगीं। चूतियनशाओ, वही पाखंडी,
उसी ने या चेन की सुप्रीम लाइटिंग स्पिरिट रूट को निकाल लिया था, उसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी थी और उसे सेक्रेड लैंड से आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया था। यह दुश्मनी इतनी गहरी थी कि चाहे पूरे समुद्र का पानी खत्म हो जाए तब भी इसे धोया नहीं जा सकता था। सेक्रेड लैंड एनवॉय ने या चेन की खून पी जाने वाली नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने घमंड से चमकता हुआ सुनहरा डिक्री खोला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, मानो मेरी किस्मत का फैसला सुना रहा हो। डिवाइन सन का डिक्री, तुम्हारी कल्टीवेशन हासिल करना आसान नहीं था, इसलिए डिवाइन सन दयालुता दिखा रहे हैं। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सही रास्ते पर लौट आओ तो तुम्हें मौत से बचाया जा सकता है। पहली शर्त, सेक्रेड लैंड के गद्दार और अपराधी याचन को तुरंत हमारे हवाले करो ताकि उसे सेक्रेड लैंड की हेवनली प्रिजन में 10,000 वर्षों तक सजा दी जा सके। दूसरी शर्त, लू चंग, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन खुद नष्ट करनी होगी और मेरे साथ चलकर 9 हेवन सेक्रेड लैंड के द्वार पर 10 वर्षों तक घुटनों के बल बैठकर अपने अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। डिक्री पढ़ा जा चुका है। लू चंग, तुम अभी तक डिवाइन सन का डिक्री लेने के लिए घुटनों के बल क्यों नहीं बैठे? डिवाइन सन की महान कृपा के लिए सिर झुकाकर धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे? एनवॉय की आवाज आसमान और धरती के बीच गूंज उठी। उसके स्वर में ऐसा दबाव था कि लोगों का दम घुटने लगे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एज्योर क्लाउड सेक्ट के बचे हुए एल्डर्स और डिसाइपल्स ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी अभी वे नेदरवर्ल्ड डिमोनिक सेक्ट की मुसीबत से बचे थे, लेकिन अब उससे भी ज्यादा भयानक 9 हेवन सेक्रेड लैंड उनके सिर पर आ गया था। 9 हेवन सेक्रेड लैंड को नाराज करना यमराज को नाराज करने जैसा था। आसमान हो या धरती, कहीं भी बचने का रास्ता नहीं था। लेकिन आंगन के बीच खड़ा मैं अचानक एक लंबी सांस छोड़कर मुस्कुराया। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो और आलसी आवाज में कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में खड़े एनवॉय की तरफ पकड़ने का इशारा किया। शू, आसमान और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल में बेकाबू हो गई। पीक सोल फॉर्मेशन रेल्म वाला वह सेक्रेड लैंड एनवॉय प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की पूरी स्पेस किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली है। उसके सामने उसकी गर्व वाली कल्टीवेशन एक बच्चे की ताकत जैसी लग रही थी जो किसी विशाल ड्रैगन के सामने खड़ा हो। शू, वह सुनहरा डिवाइन सन डिक्री जो असीम डिवाइन माइट फैला रहा था, सीधे एनवॉय के हाथ से उड़कर प्रकाश की किरण बन गया और मेरे हाथ में आकर टिक गया। तुम डिवाइन सन का डिक्री छीनने की हिम्मत करते हो? यह पूरे 9 हेवन सेक्रेड लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। एनवॉय डर और गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाया। वह स्पेस बाइंडिंग से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि वह अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता। मैंने उसकी चीखों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़े डिक्री को देखा। वह 1000 साल पुराने गोल्डन स्पिरिट सिल्क से बुना गया था और उससे हल्की खुशबू आ रही थी। फिर सबकी डरी हुई, हैरान और लगभग पागल हो चुकी आंखों के सामने मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना पैर उठाया। अभी कुछ देर पहले मैंने जिया वूजी की मौत वाली जगह पर कदम रखा था, इसलिए मेरे जूते के तलवे पर कीचड़ लगी हुई थी। अगले ही पल मैंने पूरी तरह सामान्य अंदाज में उस डिक्री को जमीन पर फैला दिया जो 9 हेवन सेक्रेड लैंड की सर्वोच्च सत्ता और डिवाइन सन की सर्वोच्च इच्छा का प्रतीक था। फिर मैंने अपने कीचड़ भरे जूते को उसके ऊपर रख दिया और आगे पीछे रगड़ना शुरू कर दिया। छर्र, फाड़, गोल्डन स्पिरिट सिल्क से दर्दनाक घिसने की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में वह पवित्र और अछूत माने जाने वाला डिवाइन सन डिक्री कीचड़ से इतना गंदा हो गया कि पहचानना मुश्किल था। इतना ही नहीं, मेरे जूते की रगड़ से उसमें कई बड़े छेद तक हो गए। मैंने अपने साफ हुए जूते को संतुष्टि से देखते हुए कहा, हालांकि इस कागज का मटेरियल थोड़ा सख्त है, लेकिन जूते की कीचड़ साफ करने के लिए बुरा नहीं है। सन्नाटा, पूरी तरह मौत जैसा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने इस पल खुद को रोक लिया हो। सुचिंग हान स्तब्ध रह गई, या चेन की आंखें फटी रह गईं। बाहर घुटनों के बल बैठे एज्योर क्लाउड सेक्ट के हजारों डिसिपल्स को लगा कि उनकी आत्माएं शरीर छोड़ने वाली हैं। 9 हेवन डिवाइन सन के डिक्री से जूते की कीचड़ साफ करना, यह पागलपन था। यह आसमान में छेद करने जैसा था।
ये 9 हेवन सेक्रेड लैंड की इज्जत को जमीन पर पटक कर जूतों से रौंदने जैसा था। आह, लू चंग, तुम पागल हो गए हो। तुमने डिवाइन सन के डिक्री का अपमान किया है। तुम मर चुके हो। 9 हेवन सेक्रेड लैंड निश्चित रूप से एक्सट्रीम्ड एम्परर वेपन भेजेगा। तुम्हारी आत्मा को 9 नेदर्स में फेंक दिया जाएगा और तुम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। हवा में बंधा सेक्रेड लैंड एनवॉय पूरी तरह पागल हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह हिस्टीरिया में चिल्ला रहा था, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी आंखों की गहराई में पहली बार बर्फ जैसी ठंडी चमक उभरी। मैंने अचानक सिर उठाया। शू, जहां मैं खड़ा था वहां सिर्फ एक आफ्टरमेज बची। सोनिक बूम ने स्पेस तक को फाड़ दिया। मैंने स्पेस के नियमों की परवाह किए बिना एक पल में एनवोय के सामने प्रकट होकर उसकी आंखों में झांक लिया। उसकी सिकुड़ चुकी पुतलियों में मेरा विप किक दिखाई दे रहा था, जिसमें एक तारे को भी चकनाचूर कर देने वाली शक्ति भरी हुई थी। धम! मेरी लात सीधे उसके शरीर के आधे हिस्से पर जा लगी। खून जमा देने वाला धमाका बादलों के बीच गूंज उठा। पीक सोल फॉर्मेशन रेल्म का वह सेक्रेड लैंड एनवॉय अपने प्रोटेक्टिव मैजिकल आर्टिफैक्ट्स तक सक्रिय नहीं कर पाया। उसके शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा, कंधा, हाथ, पसलियां और जांघ एक ही लात में ऊर्जा की लहरों में बदल गए। आसमान से मांस, खून और कपड़ों के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे। आह! उसका बचा हुआ आधा शरीर हवा में बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी चीख अब इंसान जैसी भी नहीं लग रही थी। दर्द इतना भयानक था कि वह वहीं बेहोश हो सकता था। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैंने उसके बचे हुए गले को पकड़ लिया। मेरी आंखें मौत के देवता की तरह ठंडी थीं, जो किसी चींटी को देख रहा हो। तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे एक कुत्ते की जरूरत है जो वापस जाकर मेरा संदेश पहुंचाए। 9 हेवन सेक्रेड लैंड वापस जाओ और उस चूत यंशाओ से कहना अपनी गर्दन धोकर मेरा इंतजार करे। मैं खुद सेक्रेड लैंड आ रहा हूं। इतना कहकर मैंने रोते चिल्लाते एनवॉय को कूड़े की तरह जेड कैरेज में लात मारकर फेंक दिया। जेड कार्रिज डर के मारे प्रकाश की एक किरण बन गई और हवा तथा बिजली जैसी रफ्तार से क्षितिज की ओर भागी। पलक झपकते ही वह बादलों में गायब हो गई। आसमान और धरती के बीच फिर से मौत जैसा सन्नाटा लौट आया। मैं धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और वापस आंगन में खड़ा हो गया। मैंने जमीन पर पड़े, फटे और रौंदे जा चुके डिक्री की तरफ देखा तक नहीं। मैंने सिर घुमाकर याचन की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसका शरीर उत्साह और नफरत से कांप रहा था। मैंने स्टोरेज स्पेस में हाथ डाला और वहां से एंशिएंट प्राइमोर्डियल ऑरा फैलाने वाली एक जेड स्लिप निकाली। ये वही दूसरी टॉप टियर डिवाइन आर्टिफैक्ट थी जो सिस्टम ने पिछली बार रिटर्न की थी। मैंने उसे लापरवाही से या चेन की तरफ उछाल दिया, या चेन उसे पकड़कर स्तब्ध खड़ा रह गया। मैं वापस रॉकिंग चेयर पर लेट गया, पाल्म लीफ फैन उठाया और खुद को हवा करने लगा। मेरी आवाज सपाट थी, लेकिन उसमें ऐसी हुकूमत थी जैसे लाशों के पहाड़ और खून के समंदर के ऊपर खड़ा कोई शासक बोल रहा हो। मास्टर तुम्हें 1 महीना देता है, इसे ले जाओ, 9 हेवन सेक्रेड लैंड जाओ और मेरे लिए उस डिवाइन सन की जान लेकर वापस आओ। एज्योर क्लाउड सेक्ट के मेन पीक के मुख्य सभागार में अभी भी खून की तेज गंध फैली हुई थी। ज्याओ वूजी को एक थप्पड़ में मिटे हुए अब भी एक अगरबत्ती जलने जितना समय भी नहीं हुआ था। सभागार के अंदर बचे हुए 11 परफेक्टेड एल्डर्स पूरी आज्ञाकारिता के साथ नीचे घुटनों के बल बैठे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने 11 बटेरों के पर नोच दिए हों। उनके माथे ठंडे जेड फ्लोर से चिपके हुए थे। वे डर से लगातार कांप रहे थे और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। और एज्योर क्लाउड सेक्ट के सबसे ऊंचे अधिकार का प्रतीक बने सेक्ट थ्रोन पर पूरी तरह बेफिक्र होकर बैठा हुआ मैं था। मैं आराम से एक पुराने चमकदार स्पेशल रिंग को उछाल पकड़ रहा था। ये वही चाबी थी जो हजारों सालों से विरासत में मिले सेक्ट के ट्रेजर वॉल्ट को खोलती थी। अभी कुछ ही देर पहले अपनी जान बचाने के लिए ग्रेट एल्डर ने बिना जरा भी हिचकिचाए पूरे सेक्ट की नींव दोनों हाथों से मेरे हवाले कर दी थी। कबाड़ के इस ढेर को भी ट्रेजर वॉल्ट कहते हैं। मैंने अपनी डिवाइन सेंस उस रिंग के अंदर भेजी और नफरत से होंठ मोड़ ली। अंदर ढेर लगे तथाकथित ब्लैक रैंक मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और टियर 3 पिल्स मुझे सड़क किनारे पड़े कंकड़ों से ज्यादा कीमती नहीं लगे। लेकिन साधारण चीजों का भी अपना इस्तेमाल होता है। मेरे होंठों पर एक पागलपन भरी मुस्कान उभरी। मैंने सिर घुमाकर या चेन और सूचिंग हान की तरफ देखा,
जो एक तरफ खड़े अभी तक गहरे सदमे में डूबे हुए थे और होश में नहीं आ पा रहे थे। शिष्यों, इधर आओ। मेरी आवाज सुनते ही या चेन और सुचिंग हान कांप उठे और तुरंत सम्मान के साथ आगे बढ़ाए। उनकी नजरों में मैं अब इंसान की सीमा से बहुत आगे निकल चुका था। मैं ऐसा जीवित पूर्वज था जो किसी भी समय आसमान में छेद कर सकता था। मैंने कहा था कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें 9 हेवन सेक्रेड लैंड को रौंदने ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मौजूदा कल्टीवेशन तो देखने लायक भी नहीं है। ये कहते हुए मैंने सीधे ट्रेजर वॉल्ट रिंग में हाथ डाल दिया। अगले ही पल, जैसे कोई बंदगोभी फेंक रहा हो, मैंने रंग बिरंगी गोलियों और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की मुट्ठियां भर भर कर निकाली और बिना देखे अपने दोनों शिष्यों की बाहों में ठूंसना शुरू कर दिया। लो, इसे रखो। ये टूटी हुई तलवार लो और इससे सब्जी काटना। ये की रिकवरी पिल्स लो, इन्हें जेली बीन्स की तरह खाना। और ये टूटे फूटे टैलिस्मन्स का ढेर, इन्हें रद्दी कागज की तरह इस्तेमाल करना। खटर पटर, खटर पटर। सेक्ट की अनगिनत फाउंडेशन ट्रेजर्स देखते ही देखते याचन और सुचिंगहान के ऊपर कूड़े के पहाड़ की तरह जमा हो गई। ये दृश्य देखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा ग्रेट एल्डर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसका दिल खून रो रहा हो। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह तो सेक्ट की गार्डियन ट्रेजर अज्योर क्लाउड सोर्ड है और वह उससे सब्जी काटने को कह रहा है। और वे टियर 4 ग्रेट रेस्टोरेशन पिल्स हैं जो मरते हुए इंसान को भी वापस जीवित कर सकती हैं, और वह उन्हें जेली बीन्स की तरह खाने को कह रहा है। बूढ़े आदमी का गला कांप उठा। वह लगभग अपनी ही सांस में घुटने वाला था, लेकिन उसने पूरी ताकत से अपना मुंह दबा लिया और अपनी चीखें रोक ली। वह आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कहीं मुझे नाराज न कर दे। लेकिन मुझे इन मामूली चीजों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इस समय मेरे दिमाग में सिस्टम का एक अभूतपूर्व उत्सव चल रहा था। डिंग होस्ट द्वारा एलडस्ट डिसिप्ल या चेन को आइटम गिफ्ट किया गया। 8,000 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको एक्सट्रीम डाओ एम्परर वेपन इमॉर्टल स्लेइंग गॉड एग्जीक्यूटिंग सोर्ड प्राप्त हुई। डिंग होस्ट द्वारा सेकंड डिसाइपल सुचिंग हान को आइटम गिफ्ट किया गया। 9,000 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको 9 टर्न इमॉर्टल मेडिसिन तई ग्रैंड क्रिएशन पिल प्राप्त हुई। टिंग होस्ट द्वारा एल्डेस्ट डिसाइपल याचन को आइटम गिफ्ट किया गया। 10,000 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको केओस आर्टिफैक्ट 36 पेटल्ड क्रिएशन ग्रीन लोटस प्राप्त हुआ। यह पूरी तरह पागलपन था। सिस्टम नोटिफिकेशंस किसी जाम हुई गैटलिंग गन की तरह मेरे दिमाग में लगातार बरस रही थी। 10,000 गुना, 8,000 गुना, 5,000 गुना। पूरा सिस्टम स्पेस पल भर में अनगिनत डिवाइन आर्टिफैक्ट्स, इमॉर्टल पिल्स और एम्परर वेपन्स से भर गया जो दुनिया को नष्ट कर देने वाली आभा छोड़ रहे थे। ये ऐसे सर्वोच्च खजाने थे जिनमें से सिर्फ एक भी अपर रेल्म के इमॉर्टल किंग्स को मौत तक लड़वा सकता था और पूरे ब्रह्मांड में युद्ध छेड़ सकता था। लेकिन इस समय वे मेरी वेयर हाउस में बंद गोभी के ढेर की तरह पड़े थे। कमाल है, तो यही होता है सेना को मास प्रोड्यूस करने का मजा। मैं आसमान की तरफ देखकर हंसा और मेरी हंसी से पूरा महान हॉल जोर से कांप उठा। सिस्टम, जितनी भी इमॉर्टल पिल्स और डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कल्चरेशन बढ़ा सकते हैं, उन सब को निकालकर सीधे मुझे एम्पावर करो। शू। जैसे ही मेरे शब्द गिरे, एक ऐसी भयावह शक्ति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था मेरे शरीर में उमड़ पड़ी। वह ऊर्जा इतनी विशाल थी कि इस दुनिया का हेवनली डेयो भी उसे समझ नहीं सकता था। वह अरबों आदिकालीन ड्रैगनों की तरह बिना किसी रोक टोक के मेरे शरीर में समा गई। उसी क्षण मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म की चोटी पर मौजूद बॉटलनेक उस शक्ति के सामने गीले कागज की तरह था और तुरंत चूर चूर हो गया। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म टूटा। मैं बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचा, फिर ग्रेट व्हीकल स्टेज में कदम रखा। 10 सांसों से भी कम समय में मेरी आभा ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई कि पूरा ईस्टर्न विल्डरनेस कॉन्टिनेंट पागलों की तरह कांपने लगा। आसमान तुरंत गहरे बैंगनी रंग का हो गया और 10 लाख मील के दायरे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही झटके में खींच ली गई। 9 हेवन के ऊपर 1 लाख मील लंबी वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेवनली ट्रिबुलेशन पागलों की तरह इकट्ठी होने लगी। ये वही ऑब्लिटरेशन ट्रिबुलेशन थी जिसे हेवनली डाउ ने इस दुनिया की सीमा से परे मौजूद एक भयानक अस्तित्व को महसूस करते ही स्वाभाविक रूप से भेजा था। स्वर्ग, वह क्या चीज है? 1 लाख मील लंबी
हेवनली ट्रिब्यूलेशन दिखाई दी। क्या कोई इमॉर्टल बनने के लिए असेंड करने वाला है? पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस के सभी पुराने राक्षस इस आभा से जाग उठे। वे एक एक करके अपने एकांत कल्टीवेशन स्थानों से बाहर आए और एज्योर क्लाउड सेक्ट की दिशा में भय से भरी निगाहों से देखने लगे। उनकी आत्माएं तक कांप उठी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी गहरी आंखों से दो सुनहरी प्रकाश किरणें निकलीं जो अनंत काल को भेदती चली गईं। मैं यहां अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा हूं और तुम भी तमाशा देखने आ गए? दफा हो जाओ। मेरी आवाज वसंत की गड़गड़ाहट की तरफ फटी और मैंने सीधे उस 1 लाख मील लंबी वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हेवनली ट्राइब्यूलेशन पर चिल्ला दिया। मेरे शब्द कानून बन गए। वह महान ध्वनि जिसने बाकी सारी आवाजों को दबा दिया। सभी लोगों की स्तब्ध और भयभीत निगाहों के सामने वह 1 लाख मील लंबी हेवनली ट्राइब्यूलेशन, जो हेवनली डाओ की सर्वोच्च इच्छा का प्रतीक थी, ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे किसी कुत्ते को लात मार दी गई हो। वह अचानक हवा में ही टूट कर बिखर गई। उसने एक भी बिजली गिराने की हिम्मत नहीं की और उसी क्षण पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ एक शब्द से हेवनली ट्रिबुलेशन को भगा देना, ट्रिबुलेशन ट्रांससेंडिंग रियलम सफल। नीचे यह दृश्य देखकर सुचिंग हान धप्प से जमीन पर बैठ गई। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ स्तब्धता और पागलपन लिखा हुआ था। उसने एस्केंशन हेवनली ट्राइबल्शन को सिर्फ एक गर्जना से तोड़ दिया। क्या क्या वह अभी भी इंसान है? 9 हेवन एम्प्रेस के रूप में अपने पिछले जीवन में उसने हजारों साल की मेहनत से जिस रियलम तक पहुंचने की कोशिश की थी, उस पूरी दुनिया की समझ को इस पल मैंने बेरहमी से जमीन पर घसीट कर तोड़ दिया था। जिस रियलम तक पहुंचने के लिए उसने अपने पिछले जीवन में हजारों सालों तक कठिन साधना की थी, मैं वहां सिर्फ एक घूंट पानी पीने जितने समय में पहुंच गया था, और मेरी ताकत उसके पिछले जीवन की तुलना में हजारों गुना अधिक थी। क्या देख रही हो ऐसे? खाओ और ट्रेनिंग करो। मैंने बेहद लापरवाही से सिस्टम से वापस मिली ताइये ग्रैंड क्रिएशन पिल और 9 हेवन्स इमॉर्टल स्पिरिट लिक्विड सीधे अपने दोनों शिष्यों के मुंह में ठूंस दी। अगर 1 महीने के अंदर सोल फॉर्मेशन रियलम तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। इन सर्वोच्च डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के ढेर के बीच, जिन्हें देखकर अमर भी लालच से पागल हो जाते, सॉलिटरी पीक पूरी ईस्टर्न वाइल्डनेस की सबसे भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर्टेक्स का केंद्र बन गया। समय उड़ता हुआ बीत गया और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। उस दिन सॉलिटरी पीक के ऊपर अचानक प्रकाश के दो भयावह स्तंभ फूट पड़े जो सीधे बादलों को चीरते हुए आसमान तक जा पहुंचे। उनके साथ हजारों शुभ प्रकाश किरणें और ड्रैगन ऑफ फीनिक्स के दिव्य आभास प्रकट हुए। सोल फॉर्मेशन रियलम की दो चरम आभाएं तूफान की तरह 8 दिशाओं में फैल गईं। या चेन का एंशियंट डेजोलेट सेक्रेट बॉडी पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुका था और वह अर्ली सोल फॉर्मेशन रियल में प्रवेश कर गया था। उसका रक्त धुएं की तरह उबल रहा था और उसका शरीर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह मैजिकल ट्रेजर्स का सामना नंगे हाथों से कर सकता था। सुचिंग हान की क्योसाइज डिवाइन बोन पूरी तरह पुनर्निर्मित हो चुकी थी और वह मिड सोल फॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच गई थी। उसकी एम्प्रेस सोल पूरी तरह जाग चुकी थी और वह केवल एक विचार से हजारों मील तक सब कुछ जमा सकती थी। 18 साल के दो सोल फॉर्मेशन रेल्म कल्टिवेटर्स। अगर यह खबर बाहर फैल जाती तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड पागल हो जाता। धड़ाम! सॉलिटरी पीक का जर्जर पर्वतीय द्वार बेरहमी से लात मारकर खोल दिया गया। मैं बेदाग सफेद चोगा पहने आलस से अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। मेरे शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल किसी साधारण अमीर घराने के युवा मालिक जैसा दिख रहा था जिसके पास जरा भी कल्टीवेशन नहीं थी। लेकिन मेरे पीछे खड़े याचन और सुचिंग हान दो आदिकालीन हिंसक दैत्यों की तरह लग रहे थे जो किसी भी क्षण किसी को निगल सकते थे। उनकी नजरों में मेरे लिए केवल असीम श्रद्धा और अंधभक्ति थी। मेरे होठों पर एक आलसी मगर ठंडी मुस्कान उभरी। चलो अपने मास्टर के साथ सेक्रेड लैंड का मैदान साफ करने चलते हैं। आज 9 हेवन सेक्रेड लैंड पूरी तरह रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। 10,000 से अधिक शक्तियां श्रद्धांजलि देने आई थीं। पूरा सेक्रेड लैंड 9 हेवन्स के ऊपर तैर रहा था, जहां अनगिनत इमॉर्टल बर्ड्स और दुर्लभ दिव्य पशु बादलों के समुद्र में उड़ रहे थे। सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी के झरने क्षितिज से बहते हुए नीचे गिर रहे थे और पूरे आकाश को स्वर्णिम वर्षा में बदल रहे थे।
यह सब इसलिए था क्योंकि आज नाइन हेवन सेक्रेड लैंड के डिवाइन सन चू त्यानाओ का भव्य विवाह ग्रेट चू डायनेस्टी की नंबर 1 सुंदरी लियू रुअन के साथ होने वाला था। समारोह हेवनली पैलेस स्क्वायर में आयोजित किया गया था, जो पूरे सेक्रेड लैंड का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इस समय वह चौक ईस्टर्न विल्डरनेस के हर कोने से आए शीर्ष शक्तिशाली लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां 10,000 वर्षों की विरासत वाले प्राचीन परिवार थे, अरबों मील भूमि पर शासन करने वाले महान सम्राट थे, और यहां तक कि कुछ वॉइड रिफाइनमेंट रिल्म एंसेस्टर्स भी मौजूद थे, जो सामान्यतः दिव्य ड्रैगनों की तरह दुनिया से छिपे रहते थे। डिवाइन सन सचमुच स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा है। केवल 20 साल की उम्र में अर्ली सोल फॉर्मेशन रिल्म तक पहुंच गए हैं। भविष्य में वह निश्चित रूप से दिन दहाड़े असेंड करेंगे। सही कहा। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग स्पिरिट रूट भी जागृत कर लिया है। ऐसा सर्वोच्च प्रतिभा स्तर लाखों वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। अनगिनत बड़े लोग एक दूसरे को जाम पेश कर रहे थे और उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। भव्य सभा के केंद्र में बैंगनी सुनहरे अजगरों से सजा शाही वस्त्र पहने डिवाइन सन चू त्यानो हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली की धाराएं घूम रही थीं और वह सोल फॉर्मेशन रेल्म का दमघोंटू दबाव छोड़ रहा था। चारों तरफ हो रही प्रशंसा सुनकर चू त्यानो की आंखों में घमंड की चमक उभरी। सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग स्पिरिट रूट, मैंने उसे अपने हाथों से अपने शपथ भाई या चेन के शरीर से निकाला था जब वह अपनी तबाही से उबर भी नहीं पाया था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? कल्टीवेशन वर्ल्ड में हमेशा ताकतवर कमजोर को खाता है, और आज किस्मत का असली बेटा मैं हूं। ब्रदर त्यानाओ, एक मधुर और आकर्षक आवाज सुनाई दी। लियू रुअन लाल फीनिक्स मुकुट और भव्य विवाह वस्त्र पहने शालीनता से चलती हुई उसके पास आई। वह कभी या चेन की मंगेतर थी। दोनों की सगाई जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन या चेन का स्पिरिट रूट निकाला गया, उसी दिन उसने बिना झिझक विवाह अनुबंध फाड़ दिया और सीधे छू त्यानाओ की बाहों में जा गिरी। रुआन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छू त्यानाओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और गर्व से कहा, तुमने सबसे सही फैसला लिया। उस बेकार याचन के साथ रहकर तुम केवल कीचड़ में संघर्ष करती रहती, लेकिन मेरे साथ चलकर यह डिवाइन सन तुम्हें ग्रेट डाउ की सर्वोच्च छोटी तक ले जाएगा। रुअन समझती है। लियो रुअन की आंखें मोह और प्रशंसा से भरी थीं, फिर उनमें तिरस्कार की झलक उभरी। वह या चेन अब शायद कहीं गुमनामी में मरखप रहा होगा। ब्रदर त्यानाओ के लिए एक सीढ़ी बन पाना ही उसके जीवन का सम्मान था। तभी सेक्रेड लैंड के ग्रेट एल्डर की गूंजती हुई आवाज पूरे हेवनली पैलेस स्क्वायर में 9 आसमानी गर्जनाओं की तरह फैल गई। शुभ मुहूर्त आ चुका है। डिवाइन सन और डिवाइन कंसोर्ट स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करें। पूरे चौक में मौजूद लाखों लोग तुरंत शांत हो गए। सबकी निगाहें बलिवेदी के केंद्र पर टिक गईं। गौरव और विजय से दमकता चू त्यानाओ लियू रुअन का हाथ थामे स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करने के लिए घुटने टेकने ही वाला था कि तभी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अचानक बदलाव आ गया। कड़गड़ाहट। जो 9 हेवंस का आकाश अभी तक पूरी तरह साफ था, अचानक ऐसी आवाज के साथ फट पड़ा मानो स्वयं स्वर्ग को चीर दिया गया हो। अगले ही पल पूरे 9 हेवंस सेक्रेड लैंड के ऊपर का आसमान स्याही की तरह काला हो गया और मौत जैसी खामोशी छा गई। सभी मेहमानों की भयभीत निगाहों के सामने 100 झांग मोटी एक काली प्रकाश रेखा दुनिया को नष्ट कर देने वाले उल्का पिंड की तरह आसमान से गिरी। वह नग्न आंखों की सीमा से भी तेज थी। उसने वायुमंडल को चीर दिया और कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ सीधे हेवनली पैलेस स्क्वायर के बिल्कुल केंद्र की ओर आ गिरी। कौन है जो 9 हेवन सेक्रेड लैंड में इतनी धृष्टता कर रहा है? कई सेक्रेड लैंड एल्डर्स क्रोध से गरज उठे और एक साथ अपने सोल फॉर्मेशन रेल्म मैजिकल ट्रेजर्स निकालकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उनका संपर्क उस काली रोशनी से हुआ, चटाक चटाक, वे तथाकथित अटूट सोल फॉर्मेशन मैजिकल ट्रेजर्स सूखे कागज की तरह तुरंत टूटकर बिखर गए। धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाला भयानक धमाका गूंजा जब वह काली रोशनी चू त्यानो और लियू रुअन से 3 फीट से भी कम दूरी पर जोरदार तरीके से आकर गिरी। उसकी टक्कर से निकली शॉकवेव कैटेगरी 12 हरिकेन की तरह चारों तरफ फैल गई और जमीन पर बिछे सर्वोत्तम मटन फैट जेड के फर्श को उखाड़कर हवा में उड़ा दिया। जिन मेहमानों की कल्चरेशन थोड़ी कमजोर थी,
उनकी आभा तुरंत अस्थिर हो गई और वे सूखी लौकियों की तरह लुढ़कते हुए दूर जा गिरे। जब धूल बैठी तो वहां मौजूद दसियों हजार बड़े शक्तिशाली लोगों ने एक साथ ठंडी सांस खींची। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि जिस चीज ने सेक्रेड लैंड की विवाह वेदी को चकनाचूर कर दिया था वह कोई हथियार नहीं बल्कि एक पिचकाला ताबूत था। 3 झांग लंबा ताबूत जो पूरी तरह डीप सी प्रोफाउंड आइस आयरन से बना हुआ था, और उसके ऊपर खून जैसे लाल रंग से 3 विशाल शब्द लिखे थे, छूत्यानाओ। धृष्टता। अचानक हुए इस अपमानजनक घटनाक्रम से चू तेनाओ एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। फिर उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने गुस्से से आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। मेरी शादी के दिन ऐसा सामान भेजना, यह 9 हेवन सेक्रेड लैंड की प्रतिष्ठा को पैरों तले कुचलने जैसा है। जन सेक्रेड लैंड के विशेषज्ञ कुछ कर पाते उससे पहले ही आसमान के काले बादलों को चीरती हुई 2 चमकदार तलवार जैसी रोशनियां प्रकट हुईं। एक पुरुष और एक स्त्री शून्य को चीरते हुए नीचे उतरे। पुरुष पूरी तरह काले वस्त्रों में था और हाथ में साधारण सी लोहे की तलवार पकड़े हुए था, लेकिन उसके शरीर से निकलती ब्लडजी किसी आदिकालीन राक्षसी पशु जैसी उग्र थी। उसका भयानक एक्सट्रीम डाउ प्रेशर आसपास की जगह को भी मोड़ रहा था। दूसरी ओर स्त्री बर्फ जैसी सफेद पोशाक में थी। उसका अद्भुत सुंदर चेहरा ठंडी बर्फ जैसा निष्ठुर था। दोनों के पास सोल फॉर्मेशन रियलम की आभा है। 18 साल के सोल फॉर्मेशन रियलम कल्टिवेटर्स, ये कैसे संभव है? पूरे ईस्टर्न विल्डरनेस में लाखों साल में एक भी नहीं पैदा होता और आज एक साथ 2 आ गए। भीड़ दहशत में चिल्ला उठी। जब चू त्यनाव ने उस काले वस्त्र वाले युवक का चेहरा साफ देखा तो उसका गुस्से से भरा चेहरा ऐसे जम गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके मुंह से भूत जैसी चीख निकल गई। उसके बगल में खड़ी लियू रुवन इतनी डर गई कि उसके पैर जवाब दे गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका खूबसूरत श्रृंगार किया हुआ चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। असंभव, यह असंभव है। तुम्हारा स्पिरिट रूट तो निकाल लिया गया था। तुम तो एक बेकार कचरा थे। सोल फॉर्मेशन रेल्म तक पहुंचने का तुम्हें क्या हक है? इस क्षण चू त्यनाव का डाउ हार्ट बुरी तरह कांप उठा। लेकिन जो चीज वहां मौजूद सभी लोगों की आत्माओं को वास्तव में हिला देने वाली थी वह अभी बाकी थी। गर्जना। एक ऐसी ड्रैगन दहाड़ गूंजी जो तारों तक को चकनाचूर कर सकती थी। बादलों का समुद्र उबलने लगा और आसमान फट गया। शून्य के भीतर से 10,000 झांग लंबा एक विशाल जीव बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर सुनहरी चमकदार शल्कों से ढका था और उससे शुद्ध असली ट्रू ड्रैगन की शक्ति निकल रही थी। ग्रेट व्हीकल स्टेज डिमन एम्परर का भयानक दबाव स्वर्गीय नदी की तरह नीचे उतरा और वहां मौजूद दसियों हजार लोगों को एक साथ घुटनों पर गिरा दिया। कोई अपना सिर तक नहीं उठा पा रहा था। ट्रू ड्रैगन, क्या यह किंवदंतियों वाला प्योर ब्लडेड ट्रू ड्रैगन है? लेकिन जब लोगों ने हड्डियां टूटने जैसी पीड़ा सहते हुए ऊपर देखा तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते थे। उसी क्षण उनकी पूरी दुनिया की समझ टूट गई। उस 10,000 झांग लंबे ट्रू ड्रैगन के सिर पर उसके दोनों विशाल सींगों के बीच एक बेहद साधारण और कुछ हद तक पुरानी बांस की झूलने वाली कुर्सी रखी हुई थी, और उस कुर्सी पर सफेद वस्त्र पहने मैं आराम से लेटा हुआ था। एक हाथ में अभी भी भाप छोड़ती सुगंधित चाय का कप था और दूसरा हाथ में उस ग्रेट व्हीकल स्टेज ट्रू ड्रैगन के सिर पर ऐसे फेर रहा था जैसे किसी आज्ञाकारी पिल्ले को सहला रहा हूं। अच्छे बच्चे, इतना जोर से मत भौंको। तुम अपने मास्टर की चाय पीने में बाधा डाल रहे हो, मैंने धीरे से कहा। वह भयानक ट्रू ड्रैगन तुरंत डरे हुए केंचुए की तरह शांत हो गया और खुशामद करते हुए अपना सिर मेरी कुर्सी से रगड़ने लगा। सन्नाटा। पूरा स्थल कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। इसी बीच सबकी नजरों के सामने या चेन ने आसमान में बैठे उस देवतुल्य व्यक्ति की ओर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। वह उल्का की तरह नीचे उतरा और सीधे उस काले ताबूत के ऊपर आकर जोर से उतरा। धड़ाम, या चेन ने एक पैर मारकर उस अटूट ताबूत का ढक्कन चकनाचूर कर दिया। उसके हाथ की लंबी तलवार सीधे नीचे कांपते हुए छूत या नाव की तरफ उठी हुई थी। उसकी आंखों का किलिंग इंटेंट ऐसा था मानो स्वर्ग को भी 2 टुकड़ों में बांट दे। छू तियानो, या चिन की आवाज सबके कानों में 9 नेटरवर्ल्ड से आए मृत्यु आदेश की तरह गूंज उठी। आज मैं अपना स्प्रिट रूट वापस लेने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी जान लेने आया हूं।
धड़ाम। या चेन के पैरों के नीचे डीप सी प्रोफाउंड आइस आयरन का काला ताबूत दर्द भरी आवाज निकालने लगा। उसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। या चेन साधारण सी दिखने वाली लोहे की तलवार पकड़े खड़ा था, जिसकी नोक सीधे वेदी के बीच खड़े छुत्या नाव की ओर थी। उसकी ब्लड ची पूरी तरह जाग चुकी थी और वह किसी आदिकालीन राक्षसी पशु जैसा लग रहा था। केवल उसके शरीर से निकलता दबाव ही आसपास के शून्य को मोड़ रहा था। विशाल हेवनली पैलेस स्क्वायर में पूर्ण सन्नाटा छा गया। ईस्टर्न वाइल्डनेस के हर कोने से आए सम्राट और शीर्ष शक्तिशाली लोग ऐसे खामोश थे जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। कोई एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। वे पहले ताबूत पर खड़े या चेन को देखते, फिर बर्फ जैसी ठंडी सुचिंग हान को, और फिर सिर उठाकर नाइन हेवंस की ओर देखते, जहां ग्रेट व्हीकल स्टेज ट्रू ड्रैगन पूरे आकाश को दबाए खड़ा था और उसके सिर पर मैं आराम से चाय पी रहा था। पागलपन। ये दुनिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी। या चैन चुत्यानों के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़कने लगीं। उसका कभी सुंदर चेहरा अब किसी दुष्ट प्रेत जैसा विकृत हो चुका था। नाइन हेवनस सेक्रेड लैंड का गौरवशाली डिवाइन सन होने के बावजूद अपनी शादी के दिन उसके सामने वह व्यक्ति ताबूत लेकर खड़ा था जिसे उसने कभी पैरों तले कुचल दिया था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। यह उसकी प्रतिष्ठा को जमीन पर फेंक कर रौंदने जैसा था। अच्छा, बहुत अच्छा। चूतियानो अत्यधिक क्रोध में हंस पड़ा। उसकी आंखों से बैंगनी बिजली की धाराएं निकल रही थीं। एक ऐसा कचरा जिसका स्पिरिट रूट मैंने अपने हाथों से निकाल लिया था और जिसे सेक्रेड लैंड से आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया गया था, आज मेरे डिवाइन सन के विवाह समारोह में हंगामा करने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं पता तुमने कौन सी शैतानी विधि इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन वापस पाली, लेकिन मेरे सामने तुम हमेशा एक ऐसे कीड़े ही रहोगे जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूं। कर्रर। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, चूतियानव पूरी तरह भड़क उठा। उसने सेक्रेड लैंड के एल्डर्स के कुछ करने का इंतजार तक नहीं किया। वह दुनिया भर के लोगों के सामने या चेन को टुकड़े टुकड़े करके अपनी ताकत साबित करना चाहता था। मायराइड लाइटनिंग हेवनली प्रिजन किलिंग। चुत्यानाओ आसमान की तरफ गरजा। उसकी अर्ली सोल फॉर्मेशन रेल्म की पूरी ताकत बाहर फूट पड़ी। उसके शरीर के अंदर मौजूद सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग स्पिरिट रूट, जो पहले याचन का था, चमकदार बैंगनी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। नाइन हेवन के ऊपर हजारों भयानक बिजली की धाराएं इकट्ठा होने लगी। वे आपस में मिलकर हवा में 1000 झांग लंबा लाइटनिंग ड्रैगन बन गई। वह बिजली का ड्रैगन आसमान हिलाने वाली ताकत लेकर सीधे या चेन की तरफ झपटा। क्या यही सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग स्पिरिट रूट की ताकत है? बहुत खतरनाक। इस हमले के सामने सोल फॉर्मेशन रियलम के पुराने एक्सपर्ट्स भी बच नहीं पाएंगे। वह लड़का गया काम से। डिवाइन सन के इस हमले के बाद वह जरूर बुरी तरह घायल हो जाएगा। आसपास के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स डर कर पीछे हट गए। कोई भी उस बिजली के असर में नहीं आना चाहता था। जमीन पर बैठी ल्यू रुअन की आंखों में भी उम्मीद वापस आ गई। हाँ, ब्रदर ट्यानो अजेय हैं। वह बेकार याचन ब्रदर ट्यानो का मुकाबला कैसे कर सकता है? मर जाओ याचन। जब तक तुम गायब हो जाओगे, मैं फिर से ऊंची और सम्मानित डिवाइन कंसॉर्ट बनी रहूंगी। लेकिन उस विशाल लाइटिंग ड्रैगन को देखकर भी याचेन जरा भी नहीं हिला। उसने बचने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसके होठों पर एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मेरे स्पिरिट रूट का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला कर रहे हो? चूतियानो, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? शू। याचेन हरकत में आ गया। उसने हाथ की तलवार तक इस्तेमाल नहीं की। उसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया और अपना दायां मुक्का कसकर भींच लिया। जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, उसके शरीर के अंदर से सूरज जैसी चमकती सुनहरी आभा फूट पड़ी। एंशिएंट डेजोलेट सेक्रेड बॉडी मेजर कंप्लीशन। या चेन ने जोर से पैर पटका और उसके नीचे बचा हुआ प्रोफाउंड आइस आयरन कोफिन तुरंत चूर चूर हो गया। उसका पूरा शरीर सुनहरी उल्का की तरह आगे बढ़ा। वह पीछे हटने के बजाय सीधे लाइटनिंग ड्रैगन की तरफ दौड़ा। फिर उसने आसमान की ओर एक मुक्का मार दिया। मौत को बुला रहा है। चूत यानो हंस पड़ा। अपने शरीर से हेवनली लाइटनिंग रोकना चाहता है? लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। कड़ाक। कोई बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन नहीं हुआ, सिर्फ शुद्ध ताकत का प्रदर्शन हुआ।
सबके सामने याचन का सुनहरी रोशनी से ढका मुक्का किसी डिवाइन हैमर की तरह लाइटनिंग ड्रैगन के सिर से टकराया। वह 1000 छांग लंबा लाइटनिंग ड्रैगन, जिसे बेहद शक्तिशाली माना जाता था, याचन की मुट्ठी से टकराते ही कांच की तरह टूट गया। सिर से लेकर पूंछ तक वह पल पल में बिखर गया। पूरे आसमान में फैली बैंगनी बिजली या चेन के एक मुक्के से गायब हो गई। क्या? चुतियानाओ चीख पड़ा। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छा गया। बहुत कमजोर। तुम इतने कमजोर हो कि मेरी रुचि भी नहीं जगा सकते। एक ठंडी आवाज अचानक चूतियनों के कान के पास सुनाई दी। किसी को पता भी नहीं चला कि याचन बिजली के तूफान को चीरते हुए उसके सामने पहुंच चुका था। उसकी ठंडी और खून से भरी आंखें सीधे चूतियनों को घूर रही थीं। तुम भी सोल फॉर्मेशन रेल्म में हो और तुम्हारा शरीर भी इतना ताकतवर, ये कैसे हो सकता है? चूतियनाव सच में डर गया। मौत का एहसास उसके दिल में घुस चुका था। उसने घबराकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी ताकत से चलाया और चिल्लाया, 9 ड्रैगन्स प्रोफेंड गोल्ड शील्ड, मेरी रक्षा करो। तुरंत उसके सिर के ऊपर 9 सुनहरे ड्रैगनों से बनी एक शानदार डिफेंसिव ट्रेजर प्रकट हुई। उसे तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसने चूतियनों को पूरी तरह ढक लिया। यह सुप्रीम ट्रेजर है, एक बूढ़ा एक्सपर्ट चिल्लाया। यह वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म एंसेस्टर के पूरे ताकत वाले हमले को भी रोक सकती है। सुनहरी ढाल के अंदर छिपा चूतियानो आखिर राहत की सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर फिर से घमंडी मुस्कान लौट आई। तुम मेरी रक्षा नहीं तोड़ सकते। मैं डिवाइन सन हूं। मेरे पास अनगिनत खजाने और साधन हैं। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरा मुकाबला कर सको? ये कहते हुए वह पागलों की तरह हंसने ही वाला था। देखो भाई लोगों, अगर आप लोगों ने इतने दूर तक इस वीडियो को देख लिया है, प्लीज भाई लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शायद मुझे आगे बढ़ने की साहस देगा। आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पर ही टैप कर दो भाई लोगों। मैंने न बहुत आशा से ये चैनल को रहने चालू किया है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? भाई लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज।